हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसफार्मर से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक नंबर 16 है। इससे पहले हम 15 टॉपिक पर वीडियो दे चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप ज़रूर वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, या इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया हुआ है, चाहे तो एक एक करके यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज जो हम इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर विभिन्न तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये 25 क्वेश्चन जो हैं 50 MCQ के बराबर होंगे। तो आइए शानदार तरीक़ा से MCQ को सॉल्व करते हैं। और मेरे चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम एजुकेशनल वीडियो के अलावा आपको ITI से संबंधित अप्रेंटिस तक जॉब का भी अपडेट प्रोवाइड करते हैं। तो आपकी मर्ज़ी। तो आइए शानदार तरीक़ा से सभी MCQ को सॉल्व करते हैं और प्रीवियस वीडियो की भांति कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को बताऊंगा। हो सके तो उसे आप अपनी नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, और उसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आज का टॉपिक है 16 और ट्रांसफार्मर से अति महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन होंगे। MCQ को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी हम ट्रांसफार्मर के बारे में बता देते हैं। आखिर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको आगे MCQ को सॉल्व करने में सहूलियत करेगी। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? परिणाम मित्र बोलते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और यह जो है विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में फ्रीक्वेंसी को बदले बिना ही ऊर्जा का स्थानांतरण कर देता है। ठीक है, यह ओनली AC पर काम करता है, क्योंकि अगर DC सप्लाई देंगे तो इसकी वाइंडिंग जल जाती है। ठीक है, और यह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और एक आइडियल ट्रांसफार्मर की दक्षता 98% से भी अधिक हो सकती है। इसमें घूमने वाला कोई पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसका एफिशिएंसी यानी कि दक्षता जो होती है अन्य विद्युत उपकरणों की तुलना में सबसे बेहतर मानी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा इसे हम स्टैटिक्स डिवाइस भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। और इसमें घर्षण हानि जो है 0 के बराबर होता है, कहें कि घूमने वाला कोई पार्ट नहीं होता, इसलिए इसमें घर्षण हानि नहीं होता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको रिवीजन करा दिए ताकि आप जो भी MCQ को सॉल्व करेंगे अच्छी तरीक़ा से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, कोर के निर्माण के लिए ऐसा इस्पात को चुना जाता है। यानी कि हम ट्रांसफार्मर के कोर का जब निर्माण करते हैं उसमें हम इस्पात को किस आधार पर चयन करेंगे। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है जो निम्न चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टैरिस क्षति रखता हो। दूसरा ऑप्शन है निम्न चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिस क्षति रखता हो। तीसरा ऑप्शन है उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिस क्षति रखता हो। चौथा ऑप्शन है उच्च चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टैरिस क्षति रखता हो। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन C के साथ चला जाएगा। ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण के लिए जो हम इस्पात का चयन करेंगे उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिस गुण होना चाहिए। अभी पिछला बार जो DRDO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो हम इस्पात का चयन करते हैं उसमें स्टील और सिलिकॉन की मात्रा कितना कितना प्रतिशत होता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। स्टील यानी कि इस्पात जो होता है 93% होता है और सिलिकॉन की मात्रा जो होती है 7% होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण डाटा है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। किसी भी कोर का निर्माण करने के लिए ट्रांसफार्मर का यही अनुपात रखा जाता है। ठीक है, तो पहला का राइट ऑप्शन हम C के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है। तो अभी आपको हम ऊपर में ही बताए थे, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो इसका राइट ऑप्शन समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन है सिलिकॉन स्टील, तीसरा ऑप्शन है कास्ट आयरन, चौथा ऑप्शन है पीतल। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण के लिए जो हम पदार्थ का चयन करते हैं सिलिकॉन इस्पात का चयन करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम दूसरा का B के साथ चूज किए। ठीक है, बात हुई है सिलिकॉन स्टील की, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। सिलिकॉन स्टील का इसलिए चयन किया जाता है क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है।
जो कि चुंबकीय गुण को सुधार तथा विद्युत प्रतिरोधकता को बढ़ाता है, इसलिए इसका चयन करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हम दूसरा का बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित ईएमएफ विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स के परिणाम पर, दूसरा ऑप्शन है स्रोत की आवृत्ति पर, तीसरा ऑप्शन है लपेट की संख्या पर और चौथा ऑप्शन है पावर फैक्टर पर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। किसी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में जो कॉइल में प्रेरित ईएमएफ बल निर्भर करता है उसकी लपेट की संख्या पर निर्भर करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम तीसरा का सी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, ट्रांसफार्मर का उपयोग डॉट डॉट के परिणाम को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यानी कि ट्रांसफार्मर के उपयोग से हम किसके परिणाम को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शक्ति का, दूसरा ऑप्शन है वोल्टता का, तीसरा ऑप्शन है आवृत्ति का, चौथा ऑप्शन है पावर फैक्टर का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो चौथा का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। किसी ट्रांसफार्मर जो होती है वो वोल्टेज को परिवर्तित करती है, यानी कि वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करती है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर चौथा का बी के साथ चूज किए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एम्पलीफायर की तुलना में जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आउटपुट वोल्टता को नहीं बढ़ाता है, दूसरा ऑप्शन है धारा को नहीं बढ़ाता है, तीसरा ऑप्शन है आउटपुट शक्ति को नहीं बढ़ाता है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पांचवा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाता है। ठीक है, एम्पलीफायर की तुलना में जो ट्रांसफार्मर होती है आउटपुट शक्ति को नहीं बढ़ाती। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर पांचवा का सी के साथ चूज किया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया, परिभाषा के अनुसार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होती है जिसकी सेकेंडरी में डॉट डॉट क्या होता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन पहले देख लेते हैं क्या है। तो पहला ऑप्शन है प्राइमरी में कॉइल की उपेक्षा कम शक्ति होता है, यह तो गलत हो जाएगा। प्राइमरी में कॉइल की उपेक्षा पतले तार से लपेटी गई हो, यह भी गलत हो जाएगा। प्राइमरी कॉइल की उपेक्षा कम धारा हो, यह भी गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर डी के साथ चूज करेंगे। इसको हम आपको एक फिगर के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 2 ट्रांसफार्मर हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वैसे ट्रांसफार्मर होती है जो इनपुट वोल्टेज को बढ़ा करके आउटपुट में देती है, और जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर है स्टेप अप, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में लपेट की संख्या कम है और सेकेंडरी में ज़्यादा है, ये स्टेप वाला होता है। जबकि स्टेप डाउन में विपरीत इसका होता है। तो स्टेप डाउन में जैसा कि देख पा रहे हैं, जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग में लपेट की संख्या अधिक है और सेकेंडरी में कम रखा गया। तो चित्र आप इसे ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर छठा का राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में ओमिक प्रतिरोध व चुंबकीय लीकेज नहीं होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपसे पूछा गया कि कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसमें ओमिक लॉस मैग्नेटिक लीकेज नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन ये देखते हैं। पहला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, दूसरा ऑप्शन है पावर ट्रांसफार्मर में, तीसरा ऑप्शन है आदर्श ट्रांसफार्मर और चौथा ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो ये 4 ऑप्शन में से जो चूज कीजिएगा तो 7वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। आदर्श ट्रांसफार्मर में जो होता है ओमिक लॉस और मैग्नेटिक लीकेज नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन हम 7वां का सी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ट्रांसफार्मर में अतितापन का क्या कारण हो सकता है। अतितापन का मतलब ओवर हीटिंग। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। पहला ऑप्शन है उच्च प्रवेश तापमान के कारण, दूसरा ऑप्शन निवेशी वोल्टता अति निम्न के कारण, तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक भार के कारण और चौथा ऑप्शन है प्राइमरी सेकेंडरी के ट्रांसफार्मर में आर्क के कारण। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ट्रांसफार्मर में अतितापन का जो कारण हो सकता है वो अत्यधिक लोड के कारण हो सकता है। यदि हम लोड को कम करेंगे
तो वह ओवर ही नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन हम 8वां का यहाँ पर सी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नंबर 9 में पूछा गया है उच्च आवृत्ति वाले कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर का किस प्रकार का कोर उपयोग किया जाता है। यानी कि उच्च आवृत्ति के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें जो कोर बना होता है वह किसका बना होता है। ठीक है, तो किस प्रकार के कोर वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, तो आइए देख लेते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम कोर, दूसरा ऑप्शन है लोहा कोर, तीसरा ऑप्शन है वायु कोर और चौथा ऑप्शन है खुली लौह कोर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वायु कोर का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन सी के साथ चूज करेंगे। हालांकि उच्च आवृत्ति के ट्रांसफार्मर में जो कोर का निर्माण के लिए उपयुक्त होता है वो फेराइट कोर का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम 9वां का सी के साथ चूज। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है 3 फेज ट्रांसफार्मर में डॉट डॉट प्राइमरी वाइंडिंग की संख्या कितनी होती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो हम जानते हैं कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग की संख्या होगी प्राइमरी में वो 3 होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 10वां का बी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ऑटोमोबाइल में, दूसरा ऑप्शन है वोल्टता लघु परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है वोल्टता में स्वयं परिवर्तन करने हेतु और चौथा ऑप्शन है नियत आउटपुट वोल्टता हेतु। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग हम ऑटोमोबाइल में करते हैं। तो राइट ऑप्शन में यहाँ पर 11 का ए के साथ चूज किया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कौन सा एक करंट ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग है। यानी कि ऑप्शन में जो दिए गए उपकरण है उनमें से किस में करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफार्मर में, दूसरा ऑप्शन है टोंक टेस्टर में, तीसरा ऑप्शन है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर में और चौथा ऑप्शन है वेरिएक में। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 12 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। टोंक टेस्टर में करंट ट्रांसफर यानी कि सीटी ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सीटी को हम करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। सीटी और पीटी जो होती है इंस्ट्रूमेंट प्रकार के ट्रांसफार्मर होती है। सीटी को हम सीरीज में जोड़ते हैं और इसका उपयोग हम करंट को मेजर करने के लिए करते हैं और इसका उपयोग सब स्टेशन वगैरह में भी किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार पीटी होता है और पीटी को हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसको पैरेलल में जोड़ते हैं और इसका उपयोग हम वोल्टेज को मेजरिंग करने के लिए करते हैं। इसके अलावा इसको विभिन्न प्रकार के रिले वगैरह तथा वैद्युतिक यंत्र में उपयोग करते हैं। तो सीटी और पीटी दोनों ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है ग्लूकोज रिले का प्रयोग किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में किया जाता है। तो यह एक ट्रांसफार्मर का पार्ट होता है ग्लूकोज रिले। ठीक है, और इसका उपयोग हम अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में करते हैं। और अधिक क्षमता के अंतर्गत कौन आता है, ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर, जो कि तेल से शीतली ट्रांसफार्मर। राइट ऑप्शन हम 13 का बी के साथ चूज करेंगे। तो थोड़ी सी आप ग्लूकोज रिले के बारे में और महत्वपूर्ण पॉइंट बता देते हैं। ग्लूकोज रिले जो होती है यह तेल तथा गैस पर सक्रिय होने वाला उपकरण होती है। ट्रांसफार्मर में जब कोई आंतरिक फॉल्ट होता है तो यह अलार्म बजा करके सूचना प्रदान करती है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पर 13 का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए। ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है ट्रांसफार्मर में तेल का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो तेल का हम प्रयोग किस लिए करते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो आइए इसके 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्नेहन, दूसरा ऑप्शन है इंसुलेशन एवं शीतलन, तीसरा ऑप्शन है स्नेहन एवं शीतलन, चौथा ऑप्शन है शीतलन। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 14 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ट्रांसफार्मर में जो तेल का मुख्य उद्देश्य होता है वो स्नेहन एवं शीतलन प्रदान करना। और ट्रांसफार्मर का तेल 2 प्रकार से होती है, सिंथेटिक ऑयल और मिनरल ऑयल। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और ट्रांसफार्मर ऑयल का मुख्य जो गुण होना चाहिए ये भी ध्यान में रखिएगा। अचालक तथा उच्च ज्वलन बिंदु होना चाहिए। वायु में रखे जाने पर कम से कम सूखना चाहिए। ठीक, तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि 14 का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है।
और यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन में सूक्ष्म सिलिका होगा, यहाँ पर सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा ऑप्शन है सफ़ेद हल्का गुलाबी, तीसरा ऑप्शन है नीला और चौथा ऑप्शन है हरा। तो सूक्ष्म सिलिका जेल कहेगा या ताज़ा सिलिका जेल या फ्रेश सिलिका जेल, उसका जो रंग होता है वह नीला होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और आपसे नमी युक्त या उपयोग के बाद इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो वह जो रंग होता है सफ़ेद और हल्का गुलाबी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज़ करेंगे। सूक्ष्म सिलिका जेल का जो रंग होता है यहाँ पर नीला होगा। और अगर आपसे इसका सूत्र पूछ देगा कि सिलिका जेल का सूत्र क्या होता है तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। सिलिकेट ऑक्साइड होता है, तो सिलिकेट ऑक्साइड का सूत्र होता है SiO2, तो ये भी महत्वपूर्ण ध्यान में रखिएगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन, सूक्ष्म सिलिका जेल का और नमी युक्त या उपयोग के बाद सिलिका जेल का और इसका सूत्र, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, बाकी 15 का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है ट्रांसफार्मर तब अधिकतम दक्षता प्रदान करेगा जब ताम्र हानि बराबर 0 होगा, लौह हानि बराबर 0 होगा, ताम्र हानि लौह हानि के बराबर होगा या ताम्र हानि के 2 गुना लौह हानि होगा। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 16 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता तब प्रदान करेगी जब ताम्र हानि लौह हानि के बराबर होगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 16 का सी के साथ चूज किए। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 17 में पूछा गया कि स्कोट संयोजन का उपयोग हम किस लिए करते हैं। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एकल फेज को 3 फेज में बदलने के लिए, दूसरा ऑप्शन है एकल फेज को 2 फेज में बदलने के लिए, तीसरा ऑप्शन है 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए और चौथा ऑप्शन है स्टार संयोजित प्राइमरी को डेल्टा संयोजित में बदलने के लिए। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 17 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाए। स्कोट संयोजन का उपयोग हम 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे। स्कोट संयोजन का अन्य नाम जो होता है TT संयोजन भी होता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। 17 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है जब 2 ट्रांसफार्मर समानांतर में कार्य कर रहे हैं तो उनके लोड को आप किस आधार पर बांटेंगे। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है लीकेज रिएक्टेंस के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय धारा के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है प्रति इकाई बाधा के आधार पर और चौथा ऑप्शन है KVA रेटिंग के आधार पर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 2 समानांतर में कार्य कर रहे ट्रांसफार्मर का जो लोड होगा उसको हम KVA रेटिंग के आधार पर बांटेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 18 का डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो समानांतर क्रम का जो शर्तें होती है वो समान फेज अनुक्रमण होना चाहिए, समान वोल्टेज अनुपात होना चाहिए, समान ध्रुवता होनी चाहिए। तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19 में ट्रांसफार्मर को लोड रहित अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक चुंबकीय क्षेत्र का मान ... होता है, यानी कि बिना लोड के और लोड दोनों अवस्था में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वह क्या होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर अधिक होता है, दूसरा ऑप्शन है कम होता है, तीसरा ऑप्शन है समान रहता है और चौथा ऑप्शन है लगभग समान रहता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 19 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। लोड अवस्था और बिना लोड अवस्था में लगभग समान रहता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 19 का डी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बेहद महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में ट्रांसफार्मर के कोर में हमिंग साउंड क्यों आता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ट्रांसफार्मर में अतिभार के कारण, दूसरा ऑप्शन है निम्न कोटि के वोल्टेज के कारण, तीसरा ऑप्शन है लेमिनेट कोर का अपरिपूर्ण कसाव के कारण और चौथा ऑप्शन है अंककरण त्रुटि के कारण। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 20 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ट्रांसफार्मर के कोर में जो हमिंग साउंड आती है और जो लेमिनेट कोर का जब हम पटलित करते हैं वहाँ पर अपरिपूर्ण कसाव अच्छी तरीक़ा से लेमिनेट नहीं होता है, वहीं से यह साउंड आती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज किए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21
और बेहद आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। समान ट्रांसफार्मर में इफिशियंसी क्या होती है, यानी कि सामान्य ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है कितना तक होती है सामान्यतः। तो पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है 75% और चौथा ऑप्शन है 95 से 98%। तो राइट ऑप्शन आप सभी लोग जानते हैं, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी जो होती है 95 से 98 तक होती है सामान्य रूप से, क्योंकि इसमें घूमने वाला कोई पार्ट नहीं होता है, इसलिए सबसे अधिक जो इफिशियंसी होती है इलेक्ट्रिकल उपकरण में वो ट्रांसफार्मर की ही होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 21 का डी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स लीकेज कम होता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर आपसे ऑप्शन दिखा देते हैं। पहला ऑप्शन है कोर टाइप, दूसरा ऑप्शन है सेल टाइप, तीसरा ऑप्शन है बेरी टाइप और चौथा ऑप्शन है स्टेप डाउन टाइप। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 22 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। बेरी प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होती है उसकी दक्षता अधिक होती है, दक्षता अधिक होगी तो लीकेज भी कम होगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे। और इसमें चुंबकीय पथों की संख्या अधिक होती है और चुंबकीय लीकेज का मान इसीलिए यहाँ पर कम होता है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है ट्रांसफार्मर के कोर का लेमिनेशन तथा सिलिकॉन इस्पात का पट्टी को क्यों प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसके कोर को लेमिनेट करके बनाया जाता है और सिलिकॉन इस्पात का ही क्यों प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ध्यान में रखिएगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है एडी करंट को घटाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है हिस्टेरिस लॉस को घटाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है एडी करंट तथा हिस्टेरिस लॉस दोनों को घटाने के लिए और चौथा ऑप्शन है सस्ती होने के कारण। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 33 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, एडी करंट लॉस घटाने के लिए तथा हिस्टेरिस लॉस को भी घटाने के लिए। यानी कि जो ट्रांसफार्मर का कोर को लेमिनेट करते हैं वो एडी करंट के लॉस को घटाने के लिए और सिलिकॉन इस्पात का जो प्रयोग किया जाता है हिस्टेरिस लॉस घटाने के लिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 23 का सी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को किस से जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होती है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग को किस से जोड़ते हैं। तो पहला ऑप्शन है विद्युत के स्रोत से जोड़ते हैं, दूसरा ऑप्शन है लोड से जोड़ते हैं, तीसरा ऑप्शन है हमेशा ओपन रखते हैं और चौथा ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 24 का राइट ऑप्शन जो है हम प्राइमरी वाइंडिंग को जो है हमेशा सोर्स यानी कि सप्लाई से जोड़ते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 24 का ए के साथ चूज करेंगे। अगर आपसे सेकेंडरी वाइंडिंग का पूछा जाता तो आप ध्यान में रखिएगा, उसका लिए राइट ऑप्शन बी हो जाता, सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोड से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो 24 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और यह क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 25 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है ट्रांसफार्मर में लोहा हानि ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के परीक्षण को किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है, दूसरा क्लोज सर्किट टेस्ट किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो हम लोहा हानि ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट यहाँ पर राइट ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाए। ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोड अवस्था में यानी कि लोड रहित अवस्था में बिना लोड के करते हैं। ठीक है, और अगर आपसे कॉपर लॉस पूछा जाता है कि कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए किस टेस्ट को किया जाता है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा हम कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं और यह परीक्षण पूर्ण लोड अवस्था में किया जाता है। पूर्ण लोड में हम कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं और लोड रहित अवस्था में हम लोहा हानि ज्ञात करते हैं। तो ये पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। 25वां का राइट ऑप्शन हम यहाँ पर सी के साथ चूज किए। तो ये छोटा सा ट्रांसफार्मर के ऊपर वीडियो था, इसका हम नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा ट्रांसफार्मर के पार्ट के ऊपर एक हम ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके कई सारे पार्ट को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से उस वीडियो में समझाया गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।